फिल्म शुरू होती है और हमें बर्फीले इलाके में एक लड़की दिखाई देती है। देश का नाम नॉर्वे है। वह भाग गई और ऐसा लग रहा है मानो वह अपनी जान बचा रही हो, क्योंकि उसका पीछा लाशों द्वारा किया जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी जान बचाने में असमर्थ रही, क्योंकि ज़ोंबी उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। उसके बाद हमें कार में 7 लोग दिखाई देते हैं जो दोस्त थे। वे कहाँ जा रहे थे? वे दरअसल अपना ईस्टर त्योहार मनाने जा रहे थे। वे जिस स्थान पर जा रहे थे उसका नाम ओक्स है। जिस स्थान पर वे जा रहे थे वह पहाड़ों के पीछे था, जहाँ वेगार्ड की एक दोस्त थी और उसका एक केबिन था। उन्हें वहीं रुकना पड़ा। वे जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे थे वह उसी मार्ग के विपरीत था जिसका अनुसरण लड़की कर रही थी। जब वे ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं तो वे अपनी कार पार्क करते हैं, क्योंकि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वह बर्फीला और पहाड़ी इलाका था। उसके बाद हम वेगार्ड को अपनी स्नो बाइक चलाते हुए देखते हैं और बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। अंततः वे उस केबिन में पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे। वे बर्फ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। उसके बाद हमें रात्रि का स्वरूप दिखाई देता है। लिव घर जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कोई है। वह बहुत डरती है और केबिन की ओर भागती है और सभी दोस्तों को बताती है कि उसने वहाँ कुछ देखा है। वे सभी खड़े हो जाते हैं और किसी की उपस्थिति जांचने जाते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं उन्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। उसी समय वहाँ पर एक आदमी प्रकट होता है और वह उनसे कॉफी मांगता है। कॉफी मांगने के बाद वह एक अजीब हरकत करता है और वो ये था कि वो कॉफी की जगह उनका भालू उठाकर पी जाता था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो यह उसका अपना घर हो और जैसे लोग उसे लंबे समय से जानते हों। इसके बाद वह उस जगह के काले अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। वह बताते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद इस स्थान पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। कर्नल हर्जोग उस स्थान के प्रभारी थे। उन नाजी लोगों ने निवासियों का जीवन बहुत कठिन बना दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें अपनी हार का एहसास होने लगा और जब उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे तो वे वहां से चले गए। वे वहां के निवासियों पर बेहद चुनौतीपूर्ण शर्तें थोपते हैं। वे लोग उनसे बहुत चिंतित थे और उन्होंने उन्हें मार डाला और उनके सैनिक भी वहां से भाग गए, जिसके बाद उनका कैप्टन भी वहां से भाग गया। लेकिन वहां इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी वहीं मौत हो गई। उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि आज भी वो बुरी शक्तियाँ वहाँ मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि वे कभी न जगें। तभी वहाँ मौजूद रॉय उन पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। उनका दावा है कि क्योंकि हम मेडिकल छात्र हैं इसलिए हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वे बुराइयां और उनकी शक्तियां क्यों लुप्त हो गईं। उसकी बात सुनकर उस शख्स को बहुत भूख लगती है और वह गुस्से में उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारी आंत बाहर निकाली जाएगी तो क्या तुम उसका इलाज करोगे। वह उन्हें चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है और पास में ही अपना तंबू गाड़ लेता है। वह गुस्से में था और खाना खा लेता है। कुछ देर बाद तार वाली आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये आवाजें किसकी थीं। वह आवाजों के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर जाता है। वह देखता है कि लाशें पास में खड़ी हैं। वह ज़ोंबी से अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक और ज़ोंबी उसके पास आता है और उसका गला काट देता है। वह फिर भी किसी तरह अपने डेरे की ओर भागने में सफल हो जाता है। ज़ोंबी भी उसका पीछा करता है और उसे मार डालता है। वेगार्ड पर उनकी कहानी का बहुत प्रभाव पड़ा और उसे उसकी दोस्त सारा की चिंता हो रही थी। उसने फैसला किया कि वह सारा को ढूंढने जाएगा। वह अपने दोस्त से कहता है कि वह जा रहा है और अगर मैं वापस नहीं लौटा तो वे हमारी कारों के पास जा सकते हैं और वहां से मदद मांग सकते हैं। इसके बाद वेगार्ड वहां से चला जाता है।
जैसे ही वह चला जाता है, बचे हुए लोग फिर से आनंद लेने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहा था। दूसरी ओर वेगार्ड सारा को खोज रहा था और वह उसे ढूंढते हुए उसी व्यक्ति के डेरे के पास पहुंचता है। वह वहीं रुकता है और उस आदमी को मरा हुआ देखता है। उसकी हत्या चाकू मारकर की गई थी। इसके अलावा उसे खून से सने पैरों के निशान मिले। उसे पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन उसने किसी के पदचिह्नों पर चलने का फैसला किया। उसका पैर गड्ढे में फंस गया और वह गिरने लगा। उधर घर में सभी लोग मौजमस्ती कर रहे थे और वे एक संदूक खोलकर देखने लगे। लिफाफा खोलते ही वे हैरान रह जाते हैं। उस बक्से में क्या था? वह कांसे का बना था। वहाँ वह सोना कहाँ से आया? अंततः उनके मन में नाजियों का ख्याल आता है। उनका मानना है कि यह वही सोना था जिसे नाजी चुरा रहे थे, लेकिन मार्टिन कहते हैं कि नहीं, आप सब गलत सोच रहे हैं। तभी एयरलैंड घर में प्रवेश करता है और क्रिस भी उसका पीछा करता है। उसके बाद एयरलैंड वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस नहीं आता। वो कहाँ चली गई है? क्योंकि वो अभी भी आउट हाउस में थी। वह वहाँ थी क्योंकि उसे लगता है कि एयरलैंड उसके साथ मजाक कर रहा होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बाहर से देख रहा हो। वह सोच ही रही थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह खूब रोती है और अपने केबिन की तरफ भागती है। वहीं केबिन में मौजूद लोग तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे, इसीलिए वे क्रिस के बारे में नहीं सुन सके, लेकिन हेना उसकी बात सुनती है। वह संगीत बजाती है और जो आवाज उसने सुनी है उस पर ध्यान देती है। तभी एक ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ लेता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। हेना बाहर देखती रही, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह सोचती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनके 3 करीबी दोस्त मौजूद थे। क्रिस को ढूंढने के लिए वह उन्हें बाहर ले जाती है। वे सभी क्रिस को ढूंढते हैं, लेकिन उसे नहीं ढूंढ सके। उन्हें क्रिस तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक बैग मौजूद था जो सारा का था, जिसका केबिन था। अब वे उस स्थान को लेकर संशय में पड़ गए और वो उस जगह को अच्छा नहीं मानते। हेना लगातार बाहर की ओर देख रही थी। जैसे ही वह बाहर देख रही थी, अचानक क्रिस सामने आ जाता है और वह संतुष्ट हो जाती है। कुछ देर तक क्रिस को देखने के बाद उसे पता चला कि यह सिर्फ क्रिस का सिर था। वह जोर से चिल्लाती है। लाइव हेना के चिल्लाने के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। वह भी बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही लाइव बाहर देखती है, एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़ लेता है। वह बहुत रोती है। हर कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बी बहुत शक्तिशाली और संख्या में बहुत बड़े थे कि वे हर तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हेना एक ज़ॉम्बीज का हाथ काट देती है। उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा से नाजी लाश थे। एयरलैंड को बहुत डर लगता है और वह सभी से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। वह उन्हें किसी फिल्म की ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था, जिसका उपयोग करके वे स्वयं को बचा सकते थे। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आता है और उसका सिर पकड़कर 2 हिस्सों में तोड़ देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेगार्ड जो नीचे गिर गया था, अब होश में आ गया है। उसे एहसास होता है कि वह एक गुफा में फंस गया है। वह लकड़ी उठाता है और उसे जलाता है ताकि रोशनी हो सके। फिर वह यह देखने के लिए अंदर आता है कि वास्तव में वह क्या था। उसे एहसास हुआ कि यह एक गुप्त रास्ता था। वहाँ पर बहुत सारी चीजें मौजूद थीं, जैसे उसे वहाँ पर हथियार मिले हों जो जर्मनों का था। उनके पास हेलमेट भी मिले। जब वह हेलमेट देख रहा था तो उसे वहाँ सारा का सिर मिला। सारा मर गई। यह सब देखने के बाद वह उस सुरंग से बाहर आता है। जैसे ही वह बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह उस ज़ॉम्बी से लड़ता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन साथ ही एक और ज़ॉम्बी ज़मीन से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर केबिन में मौजूद बाकी लोग प्लान बना रहे थे। उनका कहना है कि 2 लोग ज़ॉम्बी को बातों में लगाएंगे ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके और
और बाकी दोनों कार से मदद लेंगे। उसके बाद हम मार्टिन और रॉय को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से उलझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वे उन पर ध्यान न दें। दूसरी ओर हेना और लिव मदद के लिए कार की ओर दौड़ते हैं। वे दोनों रास्ता भूल गए। इतनी बड़ी परिस्थिति में फंसने के बाद अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। वेगार्ड जो ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था उसने दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार डाला। अचानक एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर गए। ज़ॉम्बी रस्सी से लटक रहा था। वेगार्ड रस्सी पकड़कर नीचे उतरता है। ज़ॉम्बी और वेगार्ड दोनों रस्सी से बंधे थे और ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पर हमला किया, लेकिन वह फिर भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है। फिर वह खुद को बचाने के लिए रस्सी को ऊपर की ओर खींचता है। दूसरी ओर मदद के लिए बाहर निकले हेना और लिव भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, लेकिन लिव खुद से नहीं लड़ सके। ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और टुकड़ों में पीट कर मार डालते हैं। वह एक बिजली की छड़ी निकालती है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। कैप्टन कर्नल हर्ज़ोग इस ज़ॉम्बीज़ को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। हेना मदद की तलाश में सबसे ऊपर खड़ी थी। जब वह समझ नहीं पाती तो बर्फ में पटक देती है। बर्फ टूटती है और उसका पीछा कर रहा एक ज़ॉम्बी उसके साथ नीचे गिर जाता है। वह बच गई लेकिन बेहोश थी। जैसे ही वह जागती है वह खुद को बर्फ पर पाती है। वह इधर उधर देखती है और देखती है कि एक ज़ॉम्बी भी बर्फ में फंसा हुआ है, लेकिन वह जीवित था। बिना समय बर्बाद किए वह उसे मार देती है और वेगार्ड जिसकी गर्दन घायल हो गई थी खुद ही अपनी गर्दन सिलने की कोशिश करता है। वह अपना हथियार निकालता है और उसे अपनी स्नो बाइक पर रखता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए निकल पड़ता है। और मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ मौजूद थे ताकि वे चकमा देकर उन्हें मार सकें। रॉय बाहर धमाका करने की कोशिश करता है, लेकिन धमाका उनके ही केबिन में हो जाता है और केबिन में आग लग जाती है। वे दोनों खुद को बचाने के लिए भाग जाते हैं। उसके बाद वे एक शेड में जाते हैं और वहां उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। वे उन हथियारों को चुनने की योजना बना रहे हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ सकें। जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें वहां ज़ॉम्बीज़ सेना दिखाई देती है। उन हथियारों का उपयोग करके वे एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी मरता है कई अन्य प्रकट होते हैं। उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं और वेगार्ड वहां पहुंच जाता है। वह अपनी मशीन गन से फायर करता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। उसके बाद कई ज़ॉम्बी सामने आते हैं, लेकिन वेगार्ड उन्हें भी मार देता है। उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है। कई ज़ॉम्बी उस पर हमला करते हैं और उसके पैर और हाथ तोड़ देते हैं। यह उसके दोनों दोस्त देख रहे थे। मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वह उन ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। जब वह ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था तो अचानक हेना वहां आ जाती है। वह वेगार्ड की पीठ पर खड़ी थी। वह उसे ज़ॉम्बी समझता है और उस पर हमला भी करता है और उसके गले पर आरी से वार करता है। वह मरने लगती है और जब मार्टिन देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन यह समय पश्चाताप का नहीं बल्कि अपनी जान बचाने का था, क्योंकि उसका सामना ज़ॉम्बीज़ की सेना से हो रहा था। जब मार्टिन उन्हें मार रहा था तो एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर हमला कर दिया और उसे मारता है। जब ज़ॉम्बी उसे पीट रहा था वह उस व्यक्ति को याद करता है जिससे वे मिले थे और उसका हाथ काट देता है। हाथ कटने के बाद वह काफी खुश नजर आ रहा है। वह खुश था कि वह ज़ॉम्बी जैसा नहीं बनेगा। अचानक बर्फ के अंदर से एक ज़ॉम्बी आता है और उससे टकराता है। वह अब भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वह बहुत जोर से चिल्लाता है और ज़ॉम्बी को अपने पैर से मारना शुरू कर देता है। वह हर उस ज़ॉम्बी को मार देता है जिसमें केवल हर्ज़ोग बचा होता है। उनका मानना है कि एक बार जब वे हर्ज़ोग को खत्म कर देंगे तो वे भाग सकते हैं, लेकिन हर्ज़ोग अपना मुंह खोलता है और कुछ कहना शुरू करता है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी टूटने लगी और उसके बोलते ही टूटती चली गई कि एक एक करके वो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ जिंदा हो जाते हैं और फिर से एक सेना बनाते हैं। वे सोचते हैं जैसे कि वे एक गंभीर स्थिति में थे, इसलिए वे भागने की कोशिश करते हैं।
हर्जोग एक हथौड़ा ले जा रहा था। वे भाग जाते हैं, लेकिन रॉय के पैर झाड़ियों में उलझते जा रहे हैं। जब हर्जोग उसके पास आता है तो उसका दोस्त हर्जोग के सिर पर हथौड़े से वार करता है। जब वह एक ज़ोंबी को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो एक घटक उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसकी सारी पैरोटिड ग्रंथि भाग गई। वह रॉय के पास वापस आता है और अपनी जेब से एक घड़ी निकालता है और बात शुरू होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वह उस केबिन की ओर भागने लगता है। उसने देखा कि केबिन में भीषण आग लगी हुई थी। वह केबिन में प्रवेश करता है और सोने से भरा बॉक्स उठाता है, जिसके बाद वह उस बॉक्स को कैप्टन ज़ॉम्बी की ओर बढ़ा देता है, जो काफी शांत हो जाता है। इसके बाद मार्टिन वहां से अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी कार तक चला जाता है। वहां पहुंचते ही वह कार में बैठ जाता है। वह कार स्टार्ट करता है और हेना ने उसे जो सिक्का दिया था वह जमीन पर गिर जाता है और हर्जोग उसके सामने प्रकट होता है, जो बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसकी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।